हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आज आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए लेक्चर में। आज 7 दिसंबर 2022। आज हम 7 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे देखेंगे। और करंट अफेयर्स को सिर्फ पॉइंट्स की तरह नहीं तो कहानियों की तरह समझना सीखो। जब आप कहानी सुनते हो किसी चीज के बारे में या कहानी समझते हो उसकी, तब वो चीज याद रहती है। बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है एग्जाम के वक्त प्रिपरेशन करने में कि कहानियां क्या है वो पता नहीं चलती, इसीलिए चीजें याद नहीं रहती। तो आज मैं सबसे पहले आपको कुछ सवाल दूंगा, जो आपको सवाल नोट डाउन करने हैं और उन सवालों के जवाब इस लेक्चर में फिर आपको बताने हैं। तो आज आपका सबसे पहला सवाल है कि हम आज एक श्रीराम कंपनीज जो है, श्रीराम नाम से दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है और एक नई एंटिटी अस्तित्व में आ रही है। तो आपको उस नई एंटिटी का नाम आज बताना है क्लास के एंड में। दूसरा जो सवाल आप सबके लिए रहेगा वो रहेगा कि एक सिप्री SIPRI, ये SIPRI की एक लिस्ट आई है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी कंपनी है जो कि हाईएस्ट रैंक्ड है, वो आपको बताना है। विच इंडियन कंपनी इज हाईएस्ट रैंक्ड अकॉर्डिंग टू सिप्रीज 100 लिस्ट। ये लिस्ट काय के बारे में है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आपको बताना है जर्मनी की फॉरेन सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, इनका नाम भी आज चर्चा में आएगा, तो आपको उनका नाम भी हमको बताना है। इन सबको, ये सारे जो आंसर्स है आप हमको कमेंट में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर आपको बताना है एयरटेल और मेटा ये साथ में आके एक बड़े प्रोजेक्ट को, वैसे मेटा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेटा ने शुरू किया है, उस प्रोजेक्ट को इंडिया तक लाने की सोच रहे हैं या लाने वाले हैं, तो जिसमें मेटा का साथ एयरटेल भी देने वाला है। आपको उस मेगा प्रोजेक्ट का नाम बताना है। और फाइनली आपको एक और सवाल का जवाब इसी में ढूंढना है, जहां हम लोग डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बात करेंगे। ये डार्क स्काई रिजर्व इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, ये या इसका जवाब आपको हमको बताना है। और पूरा लेक्चर होने के बाद लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, तो उसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो आज हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली जो न्यूज है हमारे पास वो है इंडिया का पहला गोल्ड ATM, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड ATM लॉन्च्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद में इंडिया का पहला गोल्ड ATM लॉन्च हुआ है। अब हैदराबाद में कहां पे, तो हैदराबाद के बेगमपेट ये जो एरिया है हैदराबाद का, वहां पे ये लॉन्च हुआ है। चलो तो इसकी कहानी समझते हैं। अब कहानी ऐसी है कि ATM कार्ड से, ATM मशीन हम सबको पता है, ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM मशीन से हम कैश विड्रॉ कर लेते हैं। हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये यूज करके वी कैन विड्रॉ दी कैश। अब कैश विड्रॉ तो हम लोग ATM मशीन से करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि हम अपने ATM मशीन से गोल्ड भी विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसी के लिए एक नई मशीन लगाई गई है। मशीन लगाने का काम किया है, यहां पे आपको नाम दिखेगा गोल्ड सिक्का नाम की इस कंपनी ने। गोल्ड सिक्का ये कंपनी का नाम है जिन्होंने पहली बार एक गोल्ड ATM लगाया है। इनको साथ मिला है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी का ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में एक स्टार्टअप है जो गोल्ड सिक्का को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो गोल्ड सिक्का ने ये इंडिया का पहला ATM, गोल्ड ATM लगाया है। अब गोल्ड ATM तो लगा दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि आप वो कार्ड वहां डालेंगे और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का ही गोल्ड में निकलेगा, नहीं। तो इसमें चॉइसेस भी अवेलेबल है, पर चॉइस अवेलेबल होने के लिए उसकी कैपेसिटी भी तो पता होनी चाहिए। तो द कैपेसिटी ऑफ दिस गोल्ड ATM इज 5 kg। इसमें कितना केजी गोल्ड आ सकता है? 5 kg गोल्ड आ सकता है इसमें। तो 5 kg का गोल्ड उसमें स्टोर किया जा सकता है। 5 kg का गोल्ड स्टोर करेंगे तो जिस बंदे को गोल्ड उसमें से निकालना है, ATM में से विड्रॉ करना है, वो कर लेगा। अब इसके लिए भी ऑप्शंस है। जैसे हम ATM में जाते हैं तो हमारे ATM में तो आजकल 500 के सिवा कोई दूसरी नोट निकलती नहीं, लेकिन फिर भी जब ATMs नए थे तो अपने को ऑप्शंस होते थे कि 500 के चाहिए, 1000 की कितने, सॉरी तब तो 1000 की भी नोट होती थी, इसलिए बात कर रहा हूँ। 500 के चाहिए। अभी अगर वो ऑप्शंस रहे तो 2000 की नोट कितनी चाहिए, 500 की कितनी चाहिए, 100 की कितनी चाहिए, ऐसे ऑप्शंस होंगे। वैसा ही ATM वाली इस गोल्ड ATM वाली इस मशीन में
आपको गोल्ड विड्रॉ करने के लिए भी सिक्कों के ऑप्शन होंगे, कॉइन्स के ऑप्शन होंगे, और वो कॉइन्स आपको मिलेंगे 0.5 ग्राम से लेके तो 100 ग्राम्स तक। तो 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के कॉइन्स आपको इस मशीन से मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। इसमें 5 kg का गोल्ड स्टोर किया जा सकता है। 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक का कॉइन आप इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम तो है ही, साथ में ये फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज और हमको याद रखनी है कि ये इंडिया का वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। रियल टाइम गोल्ड एटीएम। अब ये चीज क्या है रियल टाइम? रियल टाइम का मतलब इसमें जो गोल्ड की प्राइसेस होगी वो रियल टाइम अपडेटेड होंगी। हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं ना सुनार की दुकान पे, तो वहां पे जाने के बाद हम पूछते हैं आज का भाव क्या है, लेकिन गोल्ड का प्राइस तो अलग अलग हो सकता है ना, चेंज होता है। तो वो चेंज जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे वो मशीन में अपडेट किया जाएगा। और ये कौन से गोल्ड के प्राइस लेंगे, कहां से इसको टैली करेंगे? तो इसको टैली किया जाएगा लंदन के बुलियन मार्केट से। लंदन बुलियन मार्केट से। अब ये बुलियन मार्केट क्या होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लंदन के बुलियन मार्केट से ये टैली किया जाएगा और वहां से ये प्राइसेस लिए जाएंगे, अपडेटेड प्राइसेस। अब ये बुलियन मार्केट क्या होता है? देखो शेयर्स का जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट, और गोल्ड और सिल्वर का जहां ट्रेडिंग होता है उसको कहा जाता है बुलियन मार्केट। तो ये बुलियन मार्केट में जो भी अपडेटेड रेट्स होंगे गोल्ड के उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड विड्रॉ कर सकेंगे। अब इनकी तो योजना है और भी काफी सारे एटीएम हैदराबाद में लगाने की। तो आई होप दिस प्रोजेक्ट बिकम सक्सेसफुल। आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा, सिक्योरिटी का क्या? तो सिक्योरिटी के बारे में भैया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि इनकी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे। आपको याद रखना है कि गोल्ड एटीएम लॉन्च हुआ, कहां हुआ है, कौन सी कंपनी ने किया है, कितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी है, कॉइन्स के ऑप्शंस कितने ग्राम से कितने ग्राम तक है, और इस कंपनी को टेक्निकल सपोर्ट किसने दिया है। इन सारी चीजों को याद रखो। सिक्योरिटी का बारे में सोचने का काम कंपनी पे छोड़ देना। ठीक है, चलो तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है इंडिया और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके बारे में। अब ये एग्रीमेंट के बारे में पहले कहानी, जैसे मैं कह रहा पहले कहानी समझो। क्या है? जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर है, उनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। नाम याद रखना, एनालेना बेयरबॉक। तो ये एनालेना बेयरबॉक ये इंडिया में है 2 डे की विजिट पे, 2 दिन के लिए इंडिया में आई है। अब ये इंडिया में जब आई तो कुछ एजेंडा होगा इनके दिमाग में कि ये काम हमको करना है, ये नहीं करना। अब जर्मनी में क्या हो रहा है, जर्मनी में एक प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ उतना वर्कफोर्स नहीं है। इंडिया सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो हमारे पास भर भर के यूथ है जो वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकता है। तो जर्मनी को ऐसा लगता है कि ये जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो हमको इंडिया से मिल सकता है, तो इंडिया से हम ये स्किल्ड वर्कर्स ले जा सकते हैं। पर अब इंडियन सरकार नहीं बोलते, बोलो सिर्फ वर्कर्स नहीं ले जाने का, ले जाना अगर है तुमको तो फिर स्टूडेंट्स को भी लेके जाओ, इनको भी सिखाओ। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिसर्च भी करना है तो उनको रिसर्च भी कराओ। ये सब करा रहे होंगे तो हम फिर वो द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है या द्विपक्षीय एग्रीमेंट हो सकता है। तो ऐसी बात हुई। फिर ऐसा करके ऊपर से फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके जर्मनी को बोला कि अगर आपके बच्चों को भी इधर इंडिया में आके सीखना है तो आप उनको सिखा सकते हैं। जैसे अगर अपने आ गए अपना अमरावती यूनिवर्सिटी में अगर आ गए बच्चे तो मस्त यहाँ सीखेंगे, प्रैक्टिकल के तो मार्क्स पूरे मिल ही जाते हैं अपने कॉलेजेस में, तो बहुत तरक्की करेंगे, ऐसा उनको लगा होगा। तो किसी तो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आपके बच्चों को, जर्मनी के बच्चों को भी आना है तो आ सकते हैं। इसको बोला जाता है एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स पे बात हुई। सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं, जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल्स का भी एक्सचेंज, रिसर्चर्स का भी एक्सचेंज, ये सब होने की जरूरत है। अब इंडियंस को दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, हमको जल्दी से वीजा नहीं मिलता बाहर जाने के लिए, है ना। तो ये वीजा की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन सारी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और फाइनली फिर एक एग्रीमेंट बना कि मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी इंडिया से जर्मनी, जर्मनी से इंडिया, ये करते आना चाहिए। इसीलिए जो नया एग्रीमेंट साइन हुआ वो एग्रीमेंट का नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। माइग्रेशन एंड
मोबिलिटी एग्रीमेंट। तो ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है, इसको शॉर्ट में MMPA भी बोला जाता है, MMPA। तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और अगर ये आपको किसी ने पूछा कि MMPA या माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, तो आपको याद रखना है इंडिया और जर्मनी के बीच में। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा अपने फॉरेन मिनिस्टर वहां थे ही, जर्मनी की भी फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है एनालेना बेयरबॉक, ये उस मीटिंग में थी जहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ। ये 2 दिन की विजिट पे है इंडिया में, और इससे मोबिलिटी विथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये सारा दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये मुद्दा ध्यान में आ गया होगा कि ये जर्मनी में आने जाने के हिसाब से है, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज भी होगा, प्रोफेशनल्स को भी जाते आएगा, और रिसर्चर्स को भी एक अच्छा स्कोप इससे मिलेगा। तो इसका एग्रीमेंट का नाम है MMPA, मोबिलिटी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब हम चलते अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एक धांसू गिनीज रिकॉर्ड के बारे में, और वो बना है यहीं से बस कुछ ऐसा 150 किलोमीटर दूर पे, हम जहां पढ़ा रहे हैं वहां से। कहां बना है? नागपुर में। किसने बनाया है? तो रिकॉर्ड बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महामेट्रो का हिस्सा नागपुर मेट्रो। तो इन यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महामेट्रो, इन दोनों ने मिलकर एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले तो समझ लेते इन्होंने कारनामा ऐसा क्या किया कि जिससे रिकॉर्ड बना, फिर समझेंगे कि रिकॉर्ड कैसे बना। तो कारनामा यह हुआ कि यहाँ पे अगर मैं उसकी तस्वीर डालता तो ज्यादा अच्छा होता। पर कारनामा क्या हुआ, अगर आप देखें तो वहां पे वर्धा रोड पे, नागपुर में वर्धा रोड पे, अगर आप वर्धा की ओर से नागपुर जाते हो या नागपुर से वर्धा आ रहे हो, तो आपको ऐसा हाईवे दिखेगा। ये हाईवे है, ठीक है। अब वो हाईवे के ऊपर बीच में ऐसा बना है फ्लाईओवर, ठीक है। अब ये बना है फ्लाईओवर, तो फ्लाईओवर फर्स्ट फ्लोर पे बना है ऐसा समझ लीजिए, ये ग्राउंड फ्लोर पे है हाईवे। अब हाईवे कौन बनाएगा? हाईवे तो बनाएगा NHAI, बराबर है। फ्लाईओवर भी कौन बनाएगा? NHAI बनाएगा। पर अब ये फ्लाईओवर को जो सपोर्ट मिला है, ये फ्लाईओवर को जो सपोर्ट मिला वो तो मिला किसी कॉलम से, और वो सिंगल कॉलम वाला स्ट्रक्चर है। सिंगल कॉलम वाला स्ट्रक्चर मतलब जैसे ये एक कॉलम है, तो इस कॉलम के ऊपर ऐसा आपका बना है हाईवे, ठीक है। ये बना आपका हाईवे, तो यहां से गाड़ियां जा रही है, यहां से गाड़ियां आ रही है, ये बना आपका हाईवे। अब इसी कॉलम को और एक्सटेंड किया ऊपर, तो यहां पे सॉरी, आपको मैं पहले और थोड़ा सा पहले से बताता हूं, इसको हम मिटा देते। कॉलम से पहले नीचे, सबसे पहले क्या है? नीचे तो हाईवे है, यानी ये आपका बना पहले हाईवे, यहां से गाड़ियां जा रही, यहां गाड़ियां आ रही, ठीक है। अब ये हाईवे के बीच में लगाया गया कॉलम, और ये कॉलम पे बना पहला फ्लोर, ये बना आपका फ्लाईओवर। सिंगल कॉलम सपोर्टेड है, ऐसे ही कॉलम है पूरे रास्ते में। अब ये फ्लाईओवर बन गया, ये फ्लाईओवर में भी गाड़ियां इधर से जा रही है, गाड़ियां इधर से आ रही है, ये दूसरा। और इसके ऊपर फिर इसी कॉलम को कंटिन्यू किया गया, और यहां पे बनाया आपका मेट्रो का रूट। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना डबल डेकर स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? ये बना आपका डबल डेकर स्ट्रक्चर बन गया। यानी ये आपका हाईवे यहां से यहां तक, ये आपका फ्लाईओवर यहां से यहां तक, और इसके बीच में सबसे ऊपर टॉप पे ये आपकी मेट्रो भाग रही है, यहां से मेट्रो जा रही है। तो ऐसा स्ट्रक्चर नागपुर में बन गया। इसको क्या बोला गया? इसको बोला लॉन्गेस्ट डबल डेकर। यहां कहां है? हाँ, ये आपको यहां मिलेगा, देखो। इसको बोला गया लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। वायाडक्ट, अब ये वायाडक्ट का मतलब होता है ब्रिज जो कि कॉलम्स पे सपोर्टेड है। तो ये बन गया आपका ब्रिज जो कॉलम्स पे सपोर्टेड है, तो इसको बोलते हैं वायाडक्ट। तो ये लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का कारनामा कर लिया। और ये कारनामा कितने किलोमीटर तक है? ये है 3.14 किलोमीटर का। ये हमारे महामेट्रो ने नागपुर वर्धा जो हाईवे है उसके ऊपर बना दिया। अभी हाईवे तो बना दिया, फिर इन्होंने भेजा ये इंडिया बुक को। तो इंडिया बुक ने बोला कि अरे ये तो इंडिया में और कहीं नहीं है, तो आपके नाम इंडिया बुक में रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर भेजा एशिया बुक को,
तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम आ गया। बोले ऐसी चीज तो एशिया में भी नहीं है, इसलिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम आ गया। फिर शायद NHAI और महामेट्रो ने सोचा इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पूछ के देखते कि दुनिया में ऐसा कुछ है क्या। तो इन्होंने भेजा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को, और फिर अभी उनसे जवाब आया। उनका जवाब आया कि भाई तुमने जो बनाया है ऐसी चीज पूरी दुनिया में नहीं है, और दुनिया में होगी भी तो इतनी लंबी तो नहीं है। आपने 3.14 किलोमीटर का जो ये डबल डेकर वायाडक्ट बनाया है, ये दुनिया में सबसे लंबा वायाडक्ट है, डबल डेकर वायाडक्ट। और इसी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर मेट्रो यानी महामेट्रो और NHAI का नाम जुड़ा है। तो आई होप आपको ये कहानी भी समझ में आई होगी कि कैसे हमको अब इतना पास में है इसलिए हमको निकल गया मुंह से। कैसा है कि ये इसीलिए ये जो रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आया है NHAI का और महामेट्रो का, इस लंबे वायाडक्ट के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? तो अगला पॉइंट हमारे पास है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। अब इसकी कहानी क्या है वो भी देखेंगे। कहानी सुनो और कहानी समझो। नाम पहले पॉइंट पढ़ लेता हूं फिर कहानी बताता हूं। टेक्नोटेक्स टू बी हेल्ड इन मुंबई इन February 2023। टेक्नोटेक्स। अब ये टेक्नोटेक्स क्या है पहले ये समझते। टेक्नोटेक्स एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल का इवेंट है। इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल का इवेंट है जो इस साल मुंबई में फरवरी 2023 में होने वाला है। अब यहां एक कंप्लीटली नया वर्ड शायद आपके लिए आया होगा और उसका नाम है टेक्निकल टेक्सटाइल। ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या चीज है? जो बंदे टेक्सटाइल वाले हैं उनको शायद ये समझ जाए, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो कंप्लीटली नया वर्ड है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब ऐसा कोई भी टेक्सटाइल या ऐसा कोई भी वस्त्र जो हम पहने जो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है पर उसका यूज बाकी चीजों के लिए भी होता है, और वो भी स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से। जैसे आपको एक बहुत इजी उदाहरण देता हूं। समझो मैं 2 व्हीलर पे सुबह सुबह ठंडी में अभी जा रहा हूं, तो पहले तो मैं क्या पहनूंगा? ग्लोव्स पहनूंगा। और ये जो ग्लोव्स रहेंगे ये मुझे ठंडी से बचाएंगे। ये मैं इसलिए नहीं पहन रहा कि मुझे अच्छा दिखना है, ये मैं इसलिए पहन रहा हूं क्योंकि मुझे ठंडी से बचना है। ठीक है, तो ये जो हो गए ग्लोव्स वो हो गए टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा। वैसे ही जैसे स्पोर्ट्स टेक में होता है कि मुझे स्विमिंग का अगर शौक है तो मैं वो स्विमिंग के लिए कैप पहनूंगा, वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो गए। या फिर समझो एग्रोटेक में भी एक आता है, जैसे एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स है वो फार्मर्स स्प्रे करते हैं। अब वो स्प्रे करने के वक्त सब कुछ पहन के स्प्रे करना पड़ता है क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत हार्मफुल रह सकते हैं। तो वो जो है वो जो हम सब पहनते हैं है ना, तो वो सब जो होता है उसको हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा उद्योग इंडिया में है, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल बनाने वाली कंट्री बनाने का सपना इंडिया ने देखा है, और वो देखा है एक मिशन के अंडर। उसके भी बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आपको आई थिंक टेक्निकल टेक्सटाइल क्या चीज है वो समझ में आ गया होगा। तो टेक्निकल टेक्सटाइल, ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाने वाली जितनी कंपनीज है वो सारी कंपनीज और भारत सरकार ये सब इकट्ठा आते हैं हर साल, और ये एक मीटिंग लेते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी जो मीटिंग होती है उसका नाम होता है टेक्नोटेक्स। ये कहाँ होने वाला है? मुंबई में होने वाला है। कब होने वाला है? फरवरी 2023 में होगा। फरवरी की कौन सी डेट में होगा? तो ये 3 दिन चलेगा। कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 22 तारीख से तो 24 तारीख तक। ऑर्गेनाइज कौन करने वाला है इसको? ऑर्गेनाइज ऑफ कोर्स सरकार कर रही, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके साथ में इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है फिक्की, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और साथ में ऑर्गेनाइज कर रहा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के बारे में भी हम इससे पहले बात कर चुके हैं। तो फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार का एक मिशन मोड पे काम चल रहा है। भारत सरकार का, सिर्फ भारत सरकार का ही नहीं है, तो कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व है। मिशन क्या है? मिशन का नाम है नेशनल
टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। G20 की प्रेसिडेंसी के हिसाब से ये मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ये मिशन मोड पे कर रही है कि अगले 4 सालों में, इन नेक्स्ट 4 years, इंडिया वांट्स टू बी द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन इंडिया करना चाहता है अगले 4 सालों में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में भी आपको याद रखना है। आई होप ये कहानी भी आपकी एकदम पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा। तो अभी हम चलते अगली कहानी पे। देखो, आज मैं पॉइंट से मुद्दे नहीं बोल रहा, मैं समझ रहा हूं कहानी ध्यान में रखो, यानी पॉइंट्स आपको अपने आप समझ जाएंगे। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट जिसमें एयरटेल पार्टनरशिप कर रहा है, किसके साथ? एयरटेल पार्टनरशिप कर रहा है मेटा के साथ। अब ये मेटा क्या है वो पता होगा। मेटा ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अब ये जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने अब कहानी, उसकी पहले की कहानी बता देता हूं पहले। मेटा जो है ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अब मेटा ने क्या किया था, कुछ साल पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया इंटरनेट को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए। आज हमको मालूम है इंटरनेट की स्पीड की, अभी 4G तो हम अभी सालों से यूज कर ही रहे, अभी 5G भी कुछ शहरों में शुरू हो गया है। हमारे शहरों तो कभी आना बाकी है, लेकिन आ जाएगा। तो 5G भी शुरू हो गया, तो हाई स्पीड इंटरनेट की हमारी जरूरत बढ़ती जा रही है और ये दिन ब दिन और बढ़ेगी। अब इतनी हाई स्पीड वाला इंटरनेट अगर पहुंचाना है, तो ये पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मेटा ने पहले उन पहली कुछ कंपनियों से है जिन्होंने इसके लिए कदम उठाए थे। तो इन्होंने क्या किया, पूरा यूरोप से लेके अफ्रीका और अफ्रीका से लेके एशिया, आप समझिए, यहां है यूरोप, यहां अफ्रीका, यहां एशिया। तो ये यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके एशिया तक, इधर से ऐसा करके ऐसा भी, यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके एशिया तक अंडर सी केबल्स डालने का प्रोजेक्ट शुरू किया। अंडर सी केबल्स, क्योंकि इंटरनेट इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट तक अंडर सी केबल्स के द्वारा ही पहुंचता है। तो ये अंडर सी केबल्स डालने का प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है टू अफ्रीका पर्ल्स। नाम याद रखना, टू अफ्रीका पर्ल्स। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेटा ने शुरू किया, और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूरोप को, अफ्रीका को और एशिया को कनेक्ट किया जा रहा है। बराबर है। अब ये कनेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें एयरटेल भी उसका साथ देगा। किसका साथ देगा? मेटा का साथ देगा। और इनके साथ में और एक कंपनी जुड़ेगी। वो कंपनी कौन सी है? सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। अब ये 3 कंपनी मिलकर क्या करेगी, इसको, ये प्रोजेक्ट जो वैसे भी एशिया तक आ रहा है, इसको स्पेसिफिकली इंडिया तक लाएगी। तो एयरटेल का जो मुंबई में, अब यहां है इंडिया लेट से, तो एयरटेल का जो मुंबई में लैंडिंग स्टेशन है, यहां तक ये प्रोजेक्ट को लाने का, टू अफ्रीका पल्स वाले प्रोजेक्ट को मुंबई के लैंडिंग स्टेशन पे, जहां पे एयरटेल का लैंडिंग स्टेशन है, वहां तक लाने का काम इस प्रोजेक्ट के अंडर होगा। तो इसमें एयरटेल मेटा के साथ पार्टनर कर रहा है। साथ में जो तीसरी कंपनी है वो है सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। जैसा मैंने कहा, ये जो ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसी केबल का सिस्टम है। सबसी मतलब समंदर के अंदर से जाने वाली जो केबल्स है उसका सिस्टम है। एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मेटा का, और इसका नाम है टू अफ्रीका पर्ल्स। इसको कहां लाया जा रहा है? इसको लाया जा रहा है इंडिया में। और इंडिया में लाने के बाद इसको कहां छोड़ेंगे, कहां लैंड करेगा? ये कहां लैंड करेगा? तो इसका रहेगा एयरटेल का जो लैंडिंग स्टेशन है मुंबई में, वहां पे ये लैंड करेगा। आई होप ये कहानी भी आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। टू अफ्रीका पर्ल्स क्या है, ध्यान में आ गया होगा। साथ में मेटा के साथ कौन सी इंडियन कंपनी इसके लिए पार्टनरशिप कर रही है, वो भी ध्यान में आ गया होगा। सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो तीसरी कंपनी है इस पूरी पार्टनरशिप में, उसका भी नाम आपको याद रखना है। और बस इसमें इतना ही है। तो मेटा क्या है? फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, ये भी याद रखो। ठीक, तो यहीं पे इस पॉइंट को यहीं रोकते भी।
अगली कहानी के बारे में जानेंगे। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी तो और भी खास है। खास क्यों है? क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि इंडिया का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, यानी डार्क स्काई रिजर्व, जिसको दुनिया में डार्क स्काई रिजर्व भी कहा जाता है, डार्क स्काई रिजर्व कहां बन रहा है? कहां बना? यह बन रहा है लद्दाख में। लद्दाख में, लद्दाख ये पहली यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जहां पे ये पहला डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है। ये कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी बचपन में जाना पड़ेगा। बचपन में हम लोग सारे, अब आप में से बहुत से लोग अभी भी शायद छतों पे सोते होंगे, तो जब हम छतों पे सोते हैं तो हमको ऊपर क्या दिखते हैं? तारे तो बिल्कुल नहीं दिखते। आजकल ऊपर तो हम लोग मोबाइल लेके जब बात करते हैं ना, तो मोबाइल का लाइट रहता तो उसके पीछे का कुछ दिखता नहीं, तो मोबाइल अगर थोड़ा सा बाजू में रखेंगे तो आपको शायद तारे भी दिखेंगे। तो अगर आपको तारे दिखते हो और उसमें इंटरेस्ट हो तो आप तारे भी देखेंगे, कॉन्स्टलेशंस देखेंगे काफी सारे, बराबर है। बचपन में हम लोग ये सारा करते थे जब मोबाइल नहीं था। पर अभी मोबाइल आ गए तो लाइट, और अभी वैसे क्लियरिटी भी कम हो गई है ना। बचपन में बहुत अच्छा दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि तब हमारी आजू बाजू में उतनी लाइट्स नहीं थी। पर अब एक टाइप का पोल्यूशन भी बहुत बड़ा है, उस पोल्यूशन को बोलते हैं लाइट पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? लाइट पोल्यूशन। तो ये लाइट पोल्यूशन बहुत बड़ा है। लाइट पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि क्लियरिटी, यानी जितना क्लियरली आपको ऊपर का दिखना चाहिए उतना क्लियरली नहीं दिखता, और इससे हो जाती है प्रॉब्लम। तो फिर हमको एक ऐसी जगह चुननी थी इंडिया में कि जहां से क्लियरली ये सब देखा जा सके। तो ये जगह चुनने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी थी? सबसे बढ़िया स्टेट, सबसे दूर दराज वाला स्टेट। वैसे तो बहुत ऐसी जगह इंडिया में, लेकिन फिर भी सबसे पहले हमने क्या चुना? लद्दाख को चुना। और ये अभी नहीं चुना, यहाँ पे तो हमने वैसे भी यहाँ से तारे देखने का काम पहले ही शुरू कर दिया था। कब? 2001 में लद्दाख में हमने 2001 में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहां बिठाया था। 2001 में सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिठाया था। और वो किसने बिठाया था? ये बिठाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। तो ये तो हमने वहां पे 2001 में कर दिया। तो वहां के वो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे कि नहीं, यहां से तो बहुत अच्छा स्काई दिखता है, बराबर है। एस्ट्रोनॉमी का स्टडी बहुत अच्छा होता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या? ये जो है ना, जितनी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, एस्ट्रोनॉमी अगर कभी पूछी ले तो कभी याद रखना। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या? जितना भी अर्थ से बाहर है, स्पेस में रहने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, आपके तारे हो गए, या जो भी है स्पेस में, उन सबका स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के स्टडी के हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है। ये कहाँ किया गया? लद्दाख में। लद्दाख में एक हेनले नाम का विलेज है, वो विलेज में ये किया गया। अब वहीं पे उसी ऑब्जर्वेटरी के बगल में, बाजू में, ये सेकेंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वहां पे लगा हुआ। बस उसी के पास हेनले ही विलेज में, यही विलेज में ये डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है। और ये कहां बनेगा एग्जैक्टली? तो ये बनेगा वहां पे एक चैंगथैंग रीजन है। चैंगथैंग, चैंगथैंग एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ हिस्से में, हेनले विलेज के कुछ हिस्से में ये डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। यहाँ क्या करते हैं? अगर आप वहां के यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, वहां पे 11 बजे के बाद सब लाइट बंद कर देते सारे। इवन विलेजर्स को भी ये बताया जाता है कि अगर आपको लाइट यूज भी करना पड़े रात में, तो आपके घरों में ऐसे कर्टन्स लगा के रखिए ताकि लाइट बाहर ना आए, लाइट पोल्यूशन घर से बाहर ना हो। और इसीलिए फिर वहां के डार्क नाइट स्काई रिजर्व में बहुत अच्छी क्लियरिटी होती है, और स्टडी, पढ़ाई करने का, वो ऑब्जर्व करने का मजा ही कुछ और आता है, अलग आता है, ठीक है। तो 18 लोकेशंस में ऑलमोस्ट, वहां पे और 18 लोकेशंस में हेनले के ये सारे टेलीस्कोप इंस्टॉल कर रहे हैं, और ऐसा इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है। कहां पे? आपको याद रखना है, लद्दाख में। अच्छा, सवाल तो ये भी बनेगा कि ये बना कौन रहा है? इज इट अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और इज इट अ प्राइवेट प्रोजेक्ट? तो भाई वहां का अभी यूनियन टेरिटरी का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको बना रहा है। इनका साथ कौन दे रहे? तो जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे टेलीस्कोप बिठाया था, वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी इनका वहां पे साथ दे रही है। तो यानी अब अगला, जब भी आप वो आपका वो बुलेट का राइड निकालेंगे तो याद रखना, लद्दाख में जब भी जाएंगे तो यहाँ जरूर जाना है, और यहाँ पे रात में रुकना है। रात में रुक के यहाँ पे स्टार गेजिंग करना है। हमको क्या करना है? स्टार गेजिंग करना है। तो जब भी जाएंगे तो ये एक लोकेशन याद रखना, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, ठीक। चलो अब कहां चलेंगे? अगली कहानी पे।
एंड द नेक्स्ट कहानी इज अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हमको पता है कि दो टाइप अपने दो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो हमेशा चर्चा होती रहती है। कौन सी? एक BSE, दूसरा NSE। अब ये जो NSE है, NSE जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये NSE स्टॉक एक्सचेंज का जो NSE स्टॉक एक्सचेंज है उसकी ही एक सब्सिडरी है, यानी NSE की सब्सिडरी। ये NSE की जो सब्सिडरी है इसका नाम है NSE इंडाइसेस। नाम क्या है इसका? NSE इंडाइसेस। और ये NSE इंडाइसेस, जितने भी NSE इंडाइसेस रहते वो अपनी अपनी इंडेक्स की सीरीज लॉन्च करते हैं। तो वैसे ही NSE इंडाइसेस ने अपनी एक सीरीज लॉन्च की थी। नाम क्या था? नाम है निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज। निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज। और ये भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के अंडर अभी निफ्टी ने एक नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है जो कि निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स का इंडेक्स सीरीज का हिस्सा है। तो आपके लिए सवाल यह बन सकता है कि ये जो नया ये जो भारत बॉन्ड इंडेक्स नया आया है वो किस स्टॉक मार्केट या किस नए इंडाइसेस से जुड़ा हुआ है? आपको याद रखना है वो NSE इंडाइसेस से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतनी डिटेल में इस पे सवाल बनना मुश्किल है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ये छोटी सी कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगली कहानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट से, जिसपे मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था। अब ये लिस्ट आई है। लिस्ट कहां से आई है? एक ऑर्गेनाइजेशन से आई है जिसका नाम है SIPRI, सिप्री। ये आपको यहां दिखेगा, सॉरी, सिप्री। अगर आपको यहां पे सिप्री ने 100 कंट्रीज की लिस्ट बनाई है। अब ये सिप्री का एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या है? तो इनका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, स्टॉकहोम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम, ठीक है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और स्टॉकहोम नाम से ही पता चल जाएगा आपका, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये SIPRI हो गया। ये क्या करता है? हर साल एक लिस्ट बनाता है, 100 कंट्रीज की लिस्ट बनाएगा। और ये 100 कंट्रीज में 100 कंपनीज की लिस्ट बनाता है, 100 कंपनीज की लिस्ट बनाता है। और ये कौन सी कंपनीज होती है? ये वो कंपनीज होती है कि जो आर्म्स का प्रोडक्शन करती है, उनको खरीदती है, उनको बेचती है। तो इस पे ये पूरा पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये याद रखना, PRI का मतलब है पीस रिसर्च है, लेकिन आर्म्स का लेन देन के बारे में इनका पूरा स्टडी है। तो अब इन्होंने एक लिस्ट बनाई, ऐसे कंपनीज की लिस्ट बनाई कि जिस कंपनी की लिस्ट में इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, यानी सबसे ज्यादा आर्म्स बेचने वाली कंपनी की टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट है। तो ये लिस्ट में इस साल इंडिया की कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और HAL ने यहां पे 42nd रैंक लिया है। दूसरी जो इंडिया की कंपनी है इस 100 कंपनीज की लिस्ट में आने वाली, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान डिफेंस सर्विसेज के लिए बनाने का काम करती है। और सारे हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स, तेजस विमान वगैरह जो बनाने का काम है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है, HAL। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का काम करती है डिफेंस सर्विसेज के लिए। ये दो ही इंडियन कंपनीज है जो अपना नाम इस लिस्ट में ये साल रख पाई, यहां पे रख पाई। तो 42 रैंक पे HAL है और 63 रैंक पे BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पिछले साल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्चुअली 66 नंबर पे थी, तो इन्होंने तो थोड़ी ग्रोथ दिखाई है ना, 66 से 63 नंबर पे पहुंचे हैं। HAL पिछले साल भी 42 रैंक पे थी और ये साल भी 42 रैंक पे है। लेकिन एक इंडियन कंपनी है जो पिछले साल तो 60 नंबर पे थी, ग्रोथ तो छोड़ो, ये तो पूरे वो कंपनी से बाहर हो गई, यानी वो लिस्ट से बाहर हो गई। कंपनी का नाम है OFB, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इनका जो ग्रुप है इनको बोला जाता है OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये यहां पे दिखेगा आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, साथ में इसका होता है बोर्ड। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है
ये सारी जो इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उनका एक ग्रुप समझिए, समूह, जो डिफेंस का सारा प्रोडक्शन करता है। अब 2 साल पहले क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड को रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, अभी वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग किया गया और अभी उनको 7 इंडिपेंडेंट अलग अलग कंपनीज मिलकर चलाएंगी, ऐसा काम वहां पे चल रहा है। तो शायद ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से वो लिस्ट से अभी फिलहाल बाहर है, लेकिन HAL और BEL इन्होंने अपना स्थान वहां पे कायम रखा है। दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट करने वाली या बना के बेचने वाली कंपनी कौन बनी है? यह बनी है लॉकहेड मार्टिन। लॉकहेड मार्टिन, ये कंपनी का नाम भी याद रखना, कंपनी का नाम है लॉकहेड मार्टिन। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें अब इन्होंने तो सारी कंपनीज का, कंट्रीज का, सबका आर्म्स लेना देना सबका स्टडी किया है। तो इनकी स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी निकली, जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी बात इनकी इसमें क्या निकली कि जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है ना, उसका 51% ऑफ दी आर्म्स जो बेचा जाता है दुनिया में, वो उसका 51% एक ही कंट्री से बेचा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये कंट्री का बिजनेस मॉडल ही ये है, दो कंट्री में लड़ाई लगाओ और फिर अपना मस्त ये सामान बेचो। तो देखो 51% शेयर तो इनका ही है, तो इनको तो अच्छा ही लगता होगा अपने वजह से कोई दो कंट्रियां लड़ रही है तो करते होंगे, ठीक है ना। तो ये USA का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें और आई है कि इंडिया इसमें सबसे बड़ा इंपोर्टर की लिस्ट में भी आया है, सबसे बड़ा इंपोर्टर। तो हमारा रैंक बना इसमें सेकंड, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। ये आपको दिखेगा, ये जो लिस्ट है ये 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स की है, ठीक है ना। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है। दुनिया में हमारे जितना इंपोर्ट या हमारे से ज्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्री सिर्फ सऊदी अरेबिया है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट सऊदी अरेबिया करती है, उसके बाद करता है इंडिया। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, हो सके तो कहीं तो भी नोट डाउन करके रखो कि इंडिया ये सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स बना है दुनिया में, इसके बाद सऊदी अरेबिया के बाद। दूसरी चीज, और एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये कि आर्म्स पे खर्चा करने वाली कंट्रीज की लिस्ट में, यानी टोटल बजट का जितना आर्म्स पे खर्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा आर्म्स पे या डिफेंस पे खर्चा करने वाली कंट्रीज में USA और चाइना के बाद, USA और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। तो वी आर दी थर्ड मोस्ट या थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा खर्चा करने वाली जो कंट्री है डिफेंस पे वो है इंडिया। तो ये कुछ चीजें आपको इस कहानी में से या इस पॉइंट में से याद रखनी है। एक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड बाहर हो गया है, HAL ने अपना 42nd रैंक कायम रखा है, BEL ने ग्रोथ दिखाई है, पिछले साल 66 पे था, अब वो पहुंचा है 63 पे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लिस्ट है वो है सिप्री की, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी लिस्ट है। ये टॉप 100 कंपनी की लिस्ट है, ठीक है ना। इसमें लॉकहेड मार्टिन जो US की कंपनी है, पहले टॉप की 5 कंपनी वैसे US की ही है, तो लॉकहेड मार्टिन ने टॉप किया है। और दुनिया का 51% जितना भी आर्म्स का लेन देन होता है डिफेंस सर्विसेज का, वो उसमें का 51% का मार्केट शेयर जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज का है, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज है। इंडिया से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें। एक कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सिर्फ सऊदी अरेबिया से पीछे है। दूसरी चीज इंडिया के बारे में ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करने वाली जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में इंडिया कम्स थर्ड आफ्टर USA एंड चाइना। ये आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में हम वैसे भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अलग अलग डिक्शनरीज के वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, याद है। हमने सबसे पहले की थी कॉलिंस डिक्शनरी के बारे में, कॉलिंस डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में चर्चा, कॉलिंस डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में चर्चा की थी। और वो कौन सा है? वो है पर्मा क्राइसिस। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर निकला था पर्मा क्राइसिस।
फिर हम गए थे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर पे, वो था होमर। तीसरा जो अभी हम 2 दिन पहले ही देखा था, मेरियम वेबस्टर्स जो डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर, और उसका वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है, तो वो है गैस लाइटिंग। तीनों वर्ड्स और इनके मीनिंग्स के बारे में हमने बात कर ली है। ये वर्ड ऑफ द ईयर बनता कैसे है, यानी इसको ये चूज कैसे करते कोई डिक्शनरी, हाउ डज अ डिक्शनरी चूजेस इट्स वर्ड ऑफ द ईयर, कैसा चूज करेगी। तो ये क्या करते हैं, अपना इनके जो वो एक बॉडी होती है जो सारे ये वर्ड्स लाने का काम करती है, वो क्या करती है कि दुनिया भर में ऐसे जो नए 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 वर्ड्स बनते हैं ना, वो सारे नए वर्ड्स को रख देती है लोगों के सामने, इनको छांटती है पहले, और इनमें से कुछ नए वर्ड्स को रख देती है लोगों के सामने, और फिर कहती है चलो करो वोटिंग। वोटिंग करने के बाद जिसको लोग सबसे ज्यादा वोट देंगे उस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बोला जाता है। तो 2-3 वर्ड ये बार भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने लोगों के सामने पोलिंग के लिए रखे थे कि बताओ 2022 का आपको वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा लगता है। तो लोगों ने जो चुना वो है गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन मोड, अब गॉब्लिन आपको स्पाइडरमैन वगैरह आपने देखे होंगे तो ग्रीन गॉब्लिन का नाम आपने सुना होगा। ये गॉब्लिन बेसिकली होता है भूत, और मोड तो आपको पता है, मोड यानी तरीका, साइलेंट मोड जैसा मोड है ना। तो भूत जैसा अगर कोई भी भूत जैसा नहीं है एग्जैक्टली, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बिहेव करे कि बस वो अपने आप में ही उलझा हुआ रहे, बाहर के किसी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका सोचना ये होता है मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपने ही काम में मस्त रहेंगे, आजू बाजू का कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो ये खुद में ही सेल्फ इंडल्जेंट हो जाते हैं, एकदम लेजी, स्लोवेनली और ग्रीडी टाइप के बन जाते हैं। ऐसे टाइप की जनता पेंडेमिक के बाद बहुत बढ़ने लगी है। बराबर, पेंडेमिक के बाद ऐसे लोग बहुत देखे जो पेंडेमिक से बाहर निकले, और जब उन्होंने देखा अरे बाप रे इतने सारे लोग, उनको टेंशन आ गया इतने सारे लोग देख के, क्योंकि अकेले रहने की पड़ गई थी आदत, है ना। तो ऐसे टाइप के जो लोग हैं, ये पेंडेमिक के बाद ही देखो वर्ड आया है। तो ऐसे टाइप के जो लोग हैं, जो ऐसे सिस्टम खुद को ऐसा देखते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है, इनको बुलाता है, ये लोग कौन से मोड में हैं, ये लोग हैं गॉब्लिन मोड में, इनको बोला जाता है कि दे आर इन गॉब्लिन मोड। आई होप आपको चारों डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर अभी क्लियर हो गए होंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर है उसका नाम है गॉब्लिन मोड। ठीक, अब चलेंगे, आई थिंक अगली जो कहानी है हमारी वो सेकेंड लास्ट कहानी है, क्योंकि ये आखिरी कहानी है, आखिरी पॉइंट है, और इसके बाद फिर हम आज के दिन विशेष के बारे में जानेंगे। आज 7 दिसंबर के दिन क्या इंपॉर्टेंट है। पहले एक इंपॉर्टेंट मर्जर के बारे में आज हम जान लेते हैं। मर्जर किस 2 कंपनीज में हो रहा है, तो मर्जर हो रहा है 2 कंपनीज के बीच में। कौन सी 2 कंपनीज है, कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करने वाली एक कंपनी जिसका नाम हमको मालूम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, या कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, ये नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। और दूसरी जो कंपनी है आपको यहां दिखेगा श्रीराम सिटी यूनियन कंपनी, या इसको बोलेंगे आप श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, ठीक है ना। इन दोनों, ये बेसिकली फाइनेंस कंपनीज ही है, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वो कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करती है, और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो है ये एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंस करती है और 2 व्हीलर्स को फाइनेंस करती है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों कंपनीज का मर्जर हो रहा है, और जो नई कंपनी बन रही है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, वो कंपनी का नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड या श्रीराम फाइनेंस, ये कंपनी के नाम से अब ये दोनों कंपनी मर्ज होंगी, यानी 2 कंपनी मर्ज होगी। जो तीसरी नई एंटिटी बन के तैयार होगी उसका नाम रहेगा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। इसी के साथ एक नया चेंज उसमें और आ गया। चेंज क्या आया कि इनके जो नए सीईओ है, सॉरी चेयरमैन है कंपनी के, उनका भी नाम सामने आ गया। नए जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, जुगल किशोर मोहापात्रा। तो जुगल किशोर मोहापात्रा ये अब नए चेयरमैन होंगे श्रीराम फाइनेंस के। इनके साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे माया सिन्हा ये भी काम संभालेंगी। तो आपको ये मर्जर भी ध्यान में रखना है। नई जो एंटिटी बन रही है उसका नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक, आई होप यहां तक की जितनी भी कहानियां आज हमने देखी वो सारी आपको एकदम क्लियर होगी। कुछ अगर किसी पॉइंट पे डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगली क्लास में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, और आज चलते हैं, अभी चलते हैं हमारे सबसे आखिरी सेगमेंट पे, और वो सबसे आखिरी सेगमेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ द डे।
आज है 7 दिसंबर और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन कौन सा? आज है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। ये आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे एक्चुअली 1949 से शुरू हुआ। देखिए क्या था, लोगों को आर्म्ड फोर्सेस से जोड़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोगों का भी योगदान उसमें हो। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो फ्लैग्स होते थे 1949 से वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। अब इसके दो फायदे थे। एक तो ये था कि ये भाई ये जब फ्लैग हम लेते थे और अपने पास रखते थे तो बचपन में से ऐसा लगता था कि बस आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, बराबर है, उसके बारे में एक अलग सी रिस्पेक्ट तैयार होती थी। दूसरा दूसरा जो फायदा, जो दूसरी जो चीज थी इससे जुड़ी, वो थी कि इसी माध्यम से आर्म फोर्सेस डोनेशन भी ले लिया करते थे, बराबर है, यानी डोनेशन लेते थे। और ये जो सारा पैसा, अब वो एक एक रुपए कलेक्ट कर करके इतना जो भी पैसा अमाउंट जमा होता था, वो सारे पैसे का फिर आर्मी के जो मार्टियर्स है, जो जो जवान वीर गति को प्राप्त हो गए या उनकी फैमिलीज या ऐसे आर्मी के जवान की जो इंजर्ड हो गए, तो उनके वेलफेयर में ये पैसा यूज होता था। अभी भी आर्मी इस तरह से डोनेशन स्वीकार करती है। तो अगर आपको ये टाइप का डोनेशन करना है तो आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता। तो ये एक उसका हिस्सा था। दूसरा, आज ही के दिन को हम अपने जवानों को याद करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास वो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे अमूल्य है, तो आपका जवाब आएगा कि यह है लाइफ। क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होगी उसकी उतनी वैल्यू कम होगी। बस वो एक ही चीज है कि जो एक ही है और वो गई की बात खत्म, वो है आपका लाइफ, है ना, आपका जीना, आपका जीव। ये इतना ही सबसे अमूल्य चीज है। और उस एकमात्र चीज को अगर कोई व्यक्ति दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाए तो उससे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं होता। हमारे आर्म फोर्सेस के जवान ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं और इसीलिए उनके बलिदान को सबसे बड़ा बलिदान कहा जाता है। तो इस बलिदान को याद रखने के लिए भी 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस नेशनल फ्लैग डे को मनाया जाता है। इस साल की जो आर्म फोर्सेस नेशनल फ्लैग डे की थीम है वो है टीम्ड फॉर डिफेंस। तो थीम आपको याद रखनी है, द थीम इज टीम्ड फॉर डिफेंस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आज का डे है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। कल ही हमने सिविल एविएशन से रिलेटेड एक बात सुनी थी, सीखी थी। कौन सी थी वो थी कि सिविल एविएशन की सेफ्टी का ऑडिट हुआ और उसमें रैंकिंग में इंडिया का नंबर आया 48। तो ये बात हमने कल ही देखी थी। सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन, ठीक है ना। तो इसकी जो ये साल की थीम है वो है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये थीम है सिविल एविएशन डे की। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये वैसे मनाया जा रहा है 1994 से, ठीक है ना, 1994 से मनाया जा रहा है। 1994 से क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि जब सिविल एविएशन शुरू हुआ था तो 1944 में इसके लिए रूल्स लिखे गए थे। फिर 1994 में इसकी थी 50वीं सालगिरह, तो 50th एनिवर्सरी थी 1994 में। तो सोचा कि चलो अब इसी डे को हम लोग सिविल एविएशन डे बनाते। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से जो रिजोल्यूशन पास हुआ वो तो 1996 में हुआ, लेकिन 1994 से ही सिविल एविएशन डे मनाया जा रहा है। ये तो थी आज की सारी कहानियां। आखिरी में बिफोर वी स्टॉप, आप सबके लिए है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। हमने टेक्नोटेक्स के बारे में आज सुना। टेक्नोटेक्स को ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कर रही है फिक्की के साथ। आपको यह बताना है कि इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो द क्वेश्चन फॉर यू इज इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू वेरी मच।